चाहते हैं घुसपैठिए रहे इस देश में? मैं बता रहा हूं क्यों है। नहीं, आप चाहते हैं घुसपैठिए रहे? प्रूफ इट। नहीं, यू प्रूव इट ऑन एयर। मैं ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप प्रूव करिए, लेकिन मैं पूछ रही हूँ आप चाहते हैं घुसपैठिए इस देश में रहे? मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। क्रैकडाउन हो रहा है। मैं ये चाहता हूं कि जो यूएस ने अरे सुनिए मैडम, प्रॉब्लम यही है कि भारत में घुसपैठियों पर क्रैकडाउन नहीं हो रहा है। हाँ। यूएस से 3,258 लोगों को, भारत के लोगों को हाथों में हथकड़ियों, पैरों में बेड़ियां डाल करके यूएस से जलील करके निकाल दिया जाता है। तो क्या हमारी डिप्लोमेसी पकौड़े तलती है? आप सिर्फ घुसपैठिए का नैरेटिव बनाते हैं। भाई बताइए अजय जी, आप इसका जवाब दीजिए। भारतीयों को निकाला जा रहा है, इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। अच्छा, भारतीयों को दूसरे देशों से अपमानित करके यहाँ भेजा जाता है, उस पर आप मौन रहते हैं, वो ये कह रहे हैं, और यहाँ पर आप सारा फोकस घुसपैठिए करते रहिए, क्योंकि इससे आपको लाइमलाइट मिलती है। बोलिए अजय जी। जवाब दूं? जी देखिए सुचरिता जी, नौटंकी कौन कर रहा है ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। नौटंकी 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 चिल्ला रहे हैं। एसआईआर से घुसपैठिए निकाले जा रहे हैं तो उसको नौटंकी कह रहे हैं। संसद में आज इसी तरह पैर थरथरा रहे थे। इनकी तो चिंता ये है ना कि ये भाईजान वोट बैंक जो है घुसपैठिए वाला बांग्लादेशी वापस भाग जाएगा तो क्या होगा। आसाम की बात कर रहे थे, एकदम सही बात आपने कहा कि आसाम में 19 लाख आइडेंटिफाई किया गया था कि कौन कौन बाहर से आए हुए हैं, जिनको बाहर निकालने की बात हुई। अब उसके बाद असम में होने के बाद सीएए और एनआरसी आ गया अस्तित्व में, जिसमें साफ कहा गया है कि अल्पसंख्यक जो होंगे, अल्पसंख्यक हिंदू, पारसी, ईसाई, सिख, इनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसलिए असम में होल्ड किया गया है। मुसलमानों को नहीं दी जाएगी, क्योंकि जिस देश से आए वहाँ मुसलमान, वो इस्लामिक राष्ट्र है, बहुतायत है। धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनको नागरिकता मिलेगी भारत की, क्योंकि वो हिंदू कहाँ जाएगा भाई? बांग्लादेश का हिंदू, बर्मा का हिंदू, पाकिस्तान का हिंदू कहाँ जाएगा? उसको चांद पे भेजें। अब दूसरी बात मैं कहता हूँ, इन्होंने कहा 312 भारतीयों को सिक्कड़ लगा के यूएस ने भेजा। अगर अमेरिका में घुसपैठिए हैं तो अमेरिका ने अपने नियम के हिसाब से, अपने कानून के हिसाब से उसको जैसे डिपोर्ट करना था उसने किया। हमने प्रोटेस्ट भी किया कि मानवीय कारणों से ये ठीक नहीं है कि आप हथकड़ी लगा के भेजिए, लेकिन उनका साफ कहना था कि हमारे लॉ में ये मेंशन्ड है कि हम हैंडकफ करके और बेड़ियाँ लगा के ही भेजेंगे। जब ज़मीन पे उतारेंगे तो वो सब हम हटा लेंगे, लेकिन हम प्लेन में भी बेड़ी लगा के बैठेंगे। साफ अमेरिका से, प्रशासन से भारत को इसकी इत्तला दी है। आपको जब नहीं पता हो तो नहीं पता। अगर अवैध घुसपैठिया कोई भारतीय बनता है तो दूसरे देश को अधिकार है उसको हटाने का। यही बात तो यहाँ की हो रही है। यहाँ पे जो अगर घुसपैठिया होगा उसको क्यों नहीं भगाएंगे हम? उससे आपको हमदर्दी क्यों है? पूरे अमेरिका में भारतीय घुसपैठियों के लिए हमदर्दी तो किसी अमेरिकन को नहीं हुई। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी से पूछ लेती हूँ, क्योंकि यहाँ यूपी में योगी आदित्यनाथ डिटेंशन कैंप्स बना रहे हैं। एक मिनट फराज जी रुकिए, नहीं अब देखिए उनका समय है, प्लीज मैं आपके वापस आ रही हूँ फराज जी, आई विल कम बैक टू यू। लेकिन स्वयं प्रकाश पुरोहित जी जरा बताइए, यहाँ योगी आदित्यनाथ डिटेंशन कैंप बना रहे हैं, ममता दीदी कह रही है मैं बनने नहीं दूंगी यहाँ बंगाल में। वो कह रही मैं एसआईआर, वो एसआईआर तो कहती नहीं है, वो एनआरसी ही कहती है। जी देखिए, एसआईआर और एनआरसी में दोनों में फर्क क्या है आपको समझना है कि एसआईआर जो लागू किया गया है, अगर उसका डायरेक्ट इंटेंशन क्या है। अभी भाजपा के प्रवक्ता को आपने सुना, भाजपा के प्रवक्ता ने क्या कहा कि जो बांग्लादेश, बर्मा, वहां पर जो जैन है, हिंदू है, दूसरे लोग हैं जो दूसरे धर्म, मुसलमान को छोड़ करके हम सबको नागरिकता देंगे। ये आपका संविधान कहता है क्या भाई? आर्टिकल 14 और 15 आपको क्या कहता है? एक समानता की बात करता है और एक धर्म के नाम पर भेदभाव ना करने की बात करता है। आप मानवता की बात नहीं करते हैं। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने मानवता के दृष्टिकोण से जो सोनाली चली गई थी बांग्लादेश, जिनको डिपोर्ट कर दिया गया था, उनको वापस बुलाया गया था, मानवता के दृष्टिकोण से। यह देश सर्वधर्म समभाव के साथ चलता है। ये देश ये घुसपैठिए कर रहे हैं। मैं इनको पूछना चाहूंगा 11 साल में कितने घुसपैठिए सुन लीजिए सुचरिता जी, कितने निकाले हैं? आसाम में, सुनिए बीच में मत बोलिए, आसाम में क्यों नहीं कर रहे भाई साहब? आप आसाम के अंदर में 12 लाख हिंदू डिटेंशन सेंटर में है। वो डिटेंशन सेंटर पश्चिम बंगाल में नहीं बनने दिया जाएगा। आप असली मुद्दों से भड़काने के लिए, देखिए आप इतिहास को ठीक नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में आकर इतिहास जो गुजर गया है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। और मगर आप आज वर्तमान को जो स्थिति, देश में एक कैओस, कोई आपके पास में प्लानिंग नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं थी। 40 से ज्यादा 50 के आसपास बीएलओ हिंदुस्तान के अंदर में मरे हैं, हर राज्य में, हर प्रांत में।
ठीक क्या है। ऐसी हड़बड़ी है भाई इन्हीं वोटरों से? फॉरेनर को क्या वोट देने का अधिकार है क्या? इलेक्शन कमिश्नर ऐसा बोल सकता है? ये घुसपैठियों की बात करते हैं। नहीं नहीं, पर स्वयं प्रकाश जी ये तो आप घुसपैठियों पर बोल रहे हैं। स्वयं प्रकाश जी मेरी बात सुनिए, ये तो आप घुसपैठियों पर बोल रहे हैं, लेकिन आपके सांसद तो सदन में कह रहे हैं कि एसआईआर ही असंवैधानिक है, ये नहीं हो सकती है। ये किस तरह से की जा रही? मैं आपसे कल्याण बनर्जी क्या कह रहे थे? आप देखिए एकदम सही कह रहे हैं कल्याण बनर्जी, कहां गलत कह रहे हैं? संविधान के अंदर आप पढ़िए कि जो आर्टिकल 15 का जो उसके अंदर में उल्लेख किया गया है वो एनआरसी को डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है। आप ये घुसपैठिए जो बात करते हैं, बिहार में भी आपने ये क्या देखिए असल में क्या है? 5 राज्यों में चुनाव है, वर्धन जी को लीजिए, आसाम में चुनाव है, केरल में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, तमिलनाडु में चुनाव है। ये पांचों के पांचों राज्य ये हारने वाली है। अब इनके पास में कोई मुद्दा नहीं रहता है। तब देखो तब कभी ये हमारे नेता राजाराम, हमारे जो मनीषी है, ऋषि है पश्चिम बंगाल के, इनके नेता राजाराम मोहन राय को इस बात को पूछना चाहती हूं, खुद मुखबिरी करते थे। वो राजाराम मोहन राय कभी ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मूर्ति तोड़ना, कभी कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का अपमान करना, कभी अभी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को दादा बोलना, जैसे कोई चाय की दुकान में कोई दा बोल रहा है। दा नहीं, पर स्वयं प्रकाश जी इसका एसआईआर से क्या लेना देना है? मनीषी है, इसका एसआईआर से क्या लेना देना है? इस तरह की बात करते हैं आप। पार्लियामेंट संसद को एक हास्यास्पद बना दिया है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका एसआईआर से क्या लेना देना है? देखिए इस वक्त मैं एक बार बताना चाहती हूँ, इस वक्त सिचुएशन क्या है, इस वक्त हो क्या रहा है हर्षवर्धन जी? इस वक्त जो ये प्रक्रिया चल रही है एसआईआर की, तो घरों में भी यही बातचीत हो रही है कि क्या जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है कि क्या फॉर्म भरवा दिए गए, क्या हमने कागज दिखा दिए हैं, कहीं नाम तो नहीं कटेगा। कुछ लोग कह रहे हैं भाई हमारे पास कागज है तो नाम क्यों कटेगा, कुछ कह रहे हैं नहीं भाई पता नहीं, कुछ पता नहीं है क्या हो जाएगा। तो हर्षवर्धन जी मेरा सवाल ये है कि डिटेंशन कैंप्स की जो बात लाई है, क्या उसने लोगों का डर बढ़ा दिया है? क्या आम नागरिक डरा है या फिर वो डर रहे हैं सिर्फ जिनको लग रहा है उनके पास कागज नहीं है और वो घुसपैठिए हैं? सुचरिता जी, सबसे पहले तो ये कि एसआईआर ना नाम जोड़ने की प्रक्रिया है ना नाम काटने की प्रक्रिया है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों नेता लोग झूठ बोल रहे हैं, नेता लोग अराजकता फैलाना चाह रहे हैं, नेता लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे लोगों को डर लगे। लेकिन घरों में जब आप जाएंगी तो किसी को डर नहीं लग रहा है। डर उसको लग रहा है जिसका घर, जिसकी भूमि भारत नहीं। डर उनको लग रहा है जिनको लगता है कि हमारा वोट बैंक को कहीं गड़बड़ा न जाए। मैं ये क्यों कह रहा हूं वोट बैंक? जरा आप सोचिए, अभी मैं सुन रहा था वो योगी जी ड्रामा कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं। तो योगी जी तो ऐसी ड्रामा नौटंकी कर रहे हैं कि उससे विपक्षी पार्टी के लोग डरने लग रहे हैं। अगर वो ड्रामा कर रहे होते तो वो लोग तो खुश होते, तालियां बजाते, आनंद लेते, कह रहे योगी जी तो अब ड्रामा कर रहे हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं। उनको पता है कि ड्रामा नहीं है, योगी आदित्यनाथ सरकार में, प्रशासन में बहुत सीरियस एक्सरसाइज हो रही है। देश के हर राज्य को योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वो करना चाहिए, लेकिन एक काम देश के हर राज्य को नहीं करना चाहिए। योगी जी से कहूंगा कि वो काम थोड़ा दुरुस्त करें। ये इतना बढ़िया डिटेंशन सेंटर बनवाए हैं, ये जो घुसपैठिए आए हैं जिस हाल में रहते हैं जहां उनको इतना अच्छा डिटेंशन सेंटर मिल जाएगा तो यहीं रह जाएंगे, कहेंगे हमको कहीं जाना ही नहीं। ये आप समझिए इसको। तो योगी जी से बड़ा नहीं, वैसे मैं आपको ये बताऊं, ये गंभीरता से बात तो हमने भी सोची जब हमने वो तस्वीरें देखी। हमने कहा इतना बढ़िया डिटेंशन सेंटर बना दिया है, वो कहीं नहीं जाएंगे। फिर तो वो कहेंगे यहीं रुक जाओ, उसमें कोई समस्या नहीं है। इससे बढ़िया क्या होगा? और मैं फिर कह रहा हूं, देश की हर राज्य सरकार को गंभीरता सोचना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह को देश के सभी गृह मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करनी चाहिए और ये एक्सरसाइज चलानी चाहिए। और एनआरसी इस देश में करना ही चाहिए। कौन देशभक्त नागरिक होगा जो कहेगा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप न बने? ये कौन लोग हैं भाई? कमाल है। दुनिया के हर देश ने अपना नागरिक पहचाना है और उसमें करेंगे नहीं एनआरसी नहीं हो। एसआईआर के बहाने एनआरसी हो रही, एसआईआर के बहाने एनआरसी कतई नहीं हो रही। ये विशुद्ध रूप से मतदाता सूची का शुद्धिकरण है, लेकिन एनआरसी भी होनी चाहिए। इसके बिना देश की आंतरिक सुरक्षा पर हमेशा खतरा बना रहेगा। स्वयं जी वहां सिर्फ समरी रिवीजन। अब ये देखिए हर्षवर्धन जी ने तो खुलकर डंके की चोट पर कह दिया कि एनआरसी होना चाहिए, एनआरसी होना चाहिए। क्यों ना हो एनआरसी? ये तो हर्षवर्धन जी कह रहे कि कौन लोग हैं जो एनआरसी नहीं चाहते हैं। अब ये अपने आप में बड़ी बहस हो जाएगी कि एनआरसी क्यों ना हो।
मैं एक बार पंकज जी के पास जा रही हूँ, पंकज जी के पास जाती हूँ, उसके वापस आ रही हूँ आपके स्वयं प्रकाश जी। पंकज जी, आज तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से संसद में भी फिर से चेतावनी दे डाली इलेक्शन कमीशन अधिकारियों को, हम आएंगे, कानून बदल देंगे और फिर आपको देख लेंगे। ये बार बार धमकी का लहजा क्यों है? ये धमकी देने से क्या होगा? बल्कि खुलकर ये बोलना चाहिए भाई कि ये एक एसआईआर की प्रक्रिया है, इसमें अगर किसी को कोई समस्या है, आप सवाल पहले ही उठाते रहे हैं, आप वोट चोरी कहते रहे हैं, आप ये कहते रहे हैं कि भाई उसका असर कितना हुआ बिहार में, मुझे नहीं पता, आप बताइए। लेकिन अब आप ये धमकी फिर से दे रहे हैं, संसद में दे रहे हैं कि हम आके बता देंगे। धमकी कोई नहीं दे रहा है, कर्तव्य याद दिला रहे हैं। निर्वाचन आयोग का कर्तव्य क्या होता है, और वो अगर उस कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा है तो उसको करना चाहिए। हमारा संसद में जो चर्चा हुई है उसमें विपक्ष ने 8-10 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं, उन पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। पहला मुद्दा तो ये उठाया कि ऐसा कोई कानून ही नहीं है, न संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है कि किसी भी पूरे प्रदेश में निर्वाचन आयोग एसआईआर करा सके। चुनाव आयोग को सिर्फ उस निर्वाचन क्षेत्र में एसआईआर कराने का अधिकार है जहां मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों की शिकायतें हों, और इन शिकायतों का भी लिखित में उल्लेख करने के बाद ही वो एसआईआर करा सकता है। दूसरा, राहुल गांधी ने अपने भाषण में पूछा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर क्या है और उसका सोर्स कोड किसके पास रहता है, निर्वाचन आयोग के पास या उन कंपनियों के पास जो ईवीएम बनाती हैं, या फिर दोनों के पास। ये सवाल कई साल से पूछा जा रहा है, लेकिन न तो आयोग इसका कोई जवाब दे रहा है, न सरकार दे रही है। फिर मशीन रीडेबल वोटर्स लिस्ट का मसला है, वो निर्वाचन आयोग क्यों नहीं देता है? 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज नष्ट करने की व्यवस्था क्यों लागू कर दी गई है? तो ये सारे मुद्दे जो बुनियादी मुद्दे हैं ये हैं। आज विपक्ष के कई सांसदों ने ये मांग भी की कि मतदान पत्रों के जरिए ही फिर से चुनाव कराए जाने चाहिए, और जब तक ये दोबारा शुरू नहीं हो तो सभी वीवीपैट पर्चियां जो हैं उनको गिनने की व्यवस्था फौरन लागू की जाए। इसमें चुनाव आयोग को क्या हिचक है? लोगों ने ये मुद्दा भी उठाया कि चुनाव के मौके पर सरकारी नहीं, पंकज जी समस्या किसी को नहीं है, समस्या किसी को नहीं है। आप मुद्दा उठा रहे हैं वो ठीक है, समस्या है धमकी के लहजे से, समस्या है एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर। आज कोर्ट ने भी कहा है कि भाई अराजकता थोड़ी बर्दाश्त की जाएगी, आप सिक्योरिटी दीजिए, अगर कहीं बीएलओ को दिक्कत है तो आप सिक्योरिटी दीजिए। और जिस राज्य में हो रही है उसके उदाहरण पेश कीजिए। एक व्यक्ति जाकर बोलता है कि यहाँ अराजकता है या बीएलओ, वो कह रही शिकायतें कहाँ हैं, और उन शिकायतों को एंटरटेन करेंगे, लेकिन आनी चाहिए, तस्वीरें भी तो आए सामने। मैं आपसे पूछती हूँ, ये हर राज्य में अभी चुनाव से पहले हम जानते हैं 26 में बंगाल है, 27 में यूपी है, इसलिए सबसे ज्यादा बोलने वाले भी अभी इस वक्त अखिलेश यादव और ममता बनर्जी हैं। उससे पहले बिहार में राहुल गांधी वोट चोरी कर रहे थे, उसका असर कितना हुआ मुझे नहीं पता, आप जानते हैं। ये लोकतंत्र की बुनियाद क्या है? चुनाव और मतदान की पूरी प्रक्रिया लोगों के विश्वास पर आधारित है, लोगों का विश्वास उसमें होना जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 10-11 साल में हमारी निर्वाचन प्रणाली जो है उस पर गंभीर सवाल उठे हैं। इसलिए सरकार को ऐसे समाधान खोजने चाहिए कि लोगों का भरोसा न डिगे। नहीं, अब क्या उठे हैं? निर्वाचन प्रणाली पर सवाल उठे हैं, यही तो मुद्दा है। बताइए भाई अजय जी, हमारी निर्वाचन प्रणाली पर पिछले कुछ सालों में बहुत से गंभीर सवाल उठे हैं, कह रहे हैं पंकज जी। सुचरिता जी, एक बीमारी होती है, क्योंकि मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर हूं तो इसलिए मैं बताता हूँ, बीमारी होती है OCN, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। तो इनके जो नेता हैं श्रीमान राहुल गांधी जी, उनको ये बीमारी 2018 से लग गई थी। रफेल, हिंडनबर्ग, पेगासस, वोट चोरी, जाति जनगणना, जाति, आज कल हो गया SIR, वोट चोरी। तो ये बीमारी है, इसका सिम्टम्स भी बहुत साफ साफ दिख रहा है। हम देश की जनता को समझने के लिए ये समझ लेना चाहिए कि 4 बार कोई बोलेगा कौआ आके कान ले गया, कौआ आके कान ले गया, कौआ आके कान ले गया, तो बगल वाला बिलीव नहीं करता है कि कौआ आके कान ले गया, क्योंकि कान वहीं रहता है। तो इसी तरह से जो नैरेटिव बना रहे हैं कि देश की जनता में अविश्वास फैल जाए चुनाव आयोग के खिलाफ, ऐसा नहीं होने वाला है। भारत बहुत परिपक्व लोकतंत्र है और यहाँ के लोग खुद लोकतांत्रिक हैं। लोग जानते हैं कि हमने राहुल गांधी को वोट नहीं दिया था, आपको वोट कहाँ से आ जाएगा भाई? 1990 से बिहार में आप घटते गए, आपको जब वोट ही नहीं था पूरे यूपी में, आपको जब वोट है ही नहीं, 2 कैसे मिनट जाते हैं, आपको वोट कहाँ से आएगा? ले गया, पहली बार बोलते हैं तो लोगों के कान खड़े होते हैं, ऐसी हरकत करेंगे तो और वोट खत्म हो जाएगा। तो भी लोग आसपास देखते हैं, लेकिन तीसरी बार लोग फिर सोच लेते हैं कुछ नहीं आ रहा है,
कोई नहीं आ रहा है। होता ये है, वो जो शेर आ गया वाली कहावत होती है। तो वही अब मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ पंकज जी, क्योंकि बिहार में ऐसा हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा, पूरी प्रक्रिया हो गई। अब बंगाल आने वाला है, फिर जब तक यूपी आएगा फराज जी, जब तक यूपी आएगा तब तक लोग क्या समझ जाएंगे? या तो वो समझ जाएंगे कि वाकई प्रक्रिया में धांधली है, या फिर समझ जाएंगे भाई ये सब ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ है नहीं, ना कोई धांधली है, ना किसी तरह की कोई गड़बड़ी है, ये सिर्फ बयानबाजी। आपने एक बात नोटिस किया जी चारिता जी, स्वयं प्रकाश जी को कितनी तकलीफ है कि बांग्लादेशी हिंदुओं को क्यों नागरिकता मिलेगी, मुसलमानों को क्यों नहीं? स्वयं प्रकाश जी को लीजिए। बहुत तकलीफ है टीएमसी को इस बात की, और समाजवादी पार्टी को भी, सुचारिता कि जी, दूसरे मैं देश के बोलूं? मुसलमानों को भी नागरिकता देना चाहिए, समानता होनी चाहिए, समानता। इस्लामिक देश में रहने में खुश नहीं है, भारत में आके समानता ढूंढेंगे। मुसलमान क्या इस देश के नागरिक नहीं है क्या? मुसलमान इस देश के अरे नागरिक नहीं ममता है दी क्या? को बोलिए जाके बांग्लादेश से चुनाव लड़े, प्रधानमंत्री बन जाएंगी वहां पे। यहाँ पे तो मुख्यमंत्री के भी आसार नहीं स्वयं है। प्रकाश जी से बात कर रहे हैं। नहीं, जो बात स्वयं प्रकाश जी जवाब दीजिए। इस बात का जवाब गृह मंत्रालय इनकॉम्पिटेंट है। मैं एक चीज देखिए, गृह मंत्रालय जो काम करना competent चाहिए है। वो काम अगर इलेक्शन कमिश्नर करेगा, वो काम इलेक्शन कमीशन का काम है चुनाव करवाना, निष्पक्ष चुनाव करवाना काम होता है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन अपना ही काम कर रहा है, ममता दी को काम था ये डिटेंशन सेंटर बनवाना और घुसपैठियों की पहचान करना, वो नहीं कर रही है। सुनिए, नहीं, स्वयं प्रकाश जी मैं आपसे एक चीज कह रही हूँ, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है उसके मुताबिक धारा 21 चुनाव आयोग को एसआईआर कराने का अधिकार देती है। एसआईआर का समय, प्रक्रिया और नियम तय करने का अधिकार भी चुनाव आयोग के पास होता है। और मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप लोग बार बार ये कहते हैं क्यों करा रहे हैं, असंवैधानिक है, गलत है, क्यों? जी मैं बताता हूं। इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार जी। कहां से आए हैं, उनकी बैक हिस्ट्री आपको पता है, वो कहां से आए हैं और किनके इशारों पर काम कर रहे हैं। नहीं, ये तो गलत बात है। नहीं, स्वयं प्रकाश जी, ये तो गलत बात है। अभी तक आप ये कह रहे थे। नहीं, क्यों? आप सुनिए, जनता को सुनने दीजिए। आप जो बात कर रहे हैं, आपने जिनको लेकर के, वो आपकी मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगी कि अभी आपने कहा कि एसआईआर का अधिकार नहीं है चुनाव आयोग को। अब जब मैंने, सुनिए मेरी बात सुनिए, आपकी बात तो जनता तक जाएगी, लेकिन अभी आपने कहा कि एसआईआर का अधिकार नहीं है। मैंने आपको वही बताया कि कैसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एसआईआर की प्रक्रिया का अधिकार है। अब आपने कह दिया वो तो ठीक है, लेकिन ज्ञानेश कुमार है कौन? बॉर्डर से इसको करेक्ट कर रहे हैं। नहीं, आप देखिए, दो बात है। नहीं सर, व्यक्तिगत आप आरोप लगाने को तो हर किसी पे लगाया जा सकता है। काम है देश में, देश की जो नहीं, आरोप सीधा आप करिए ना। आधार कार्ड से इसको क्यों नहीं कनेक्ट किया आप लोगों ने, बताइए तो। इतनी परेशानियां, इतने बीएलओ मरे हैं, इसके बारे में अजय आलोक जी आपके मुंह से या देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री नहीं, अच्छा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं जताई। वो लोग जो घूम रहे हैं, नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों करेंगे? उनको देश को एक शगुफा छोड़ दिया है कि ये घुसपैठी है। अरे है तो निकालो ना भाई, कौन रोक रहा है घुसपैठियों को? घुसपैठियों जो देश के नागरिक। मैं एक बुनियादी सवाल पर आना चाहती हूँ, जो अभी फराज सुनिए, हर्षवर्धन जी ने एक सवाल पूछा, मैं उस पर ही जवाब चाह रही हूँ एक बार। जो बीएलओ मरे हैं, हर्षवर्धन जी ने एक सवाल पूछा फराज साहब, उन्होंने कहा अगर एनआरसी भी है तो गलत क्या है, एनआरसी क्यों नहीं होना चाहिए, हर देश में होता है तो भारत में क्यों नहीं? कुछ राजनीतिक दलों को हमेशा दिक्कत क्यों होती है जब एनआरसी की बात होती है? बोलिए फराज साहब। नहीं, अंग्रेजी बहुत अच्छे नहीं है। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। सीमा हैदर नाम की एक महिला जो आई थी, वो घुसपैठिया है कि नहीं है सुचारिता जी? बड़ा उसको तो बड़ी फिल्में में भी मिलने लगी थी सीमा हैदर को। मतलब जो महिला इलीगल तरीके से भारत में घुसी, उसको तो इन्होंने बिल्कुल ऐसा उसका महिमा मंडन किया सीमा हैदर का कि पता नहीं वो क्या है। तो पहले तो ये बताइए कि सीमा हैदर घुसपैठिया है कि नहीं है? अजय आलोक जी ने अभी एक मेडिकल टर्म का एक जिक्र किया। अजय जी आप डॉक्टर हैं, एक मेडिकल टर्म और होता है, एक कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं शाइडन-फ्रोइडा। शाइडन-फ्रोइडा का मतलब अजय जी समझ गए होंगे, आपके दर्शकों के लिए मैं बता दूं सुचारिता जी, इसका मतलब यह होता है कि अगर मान लीजिए अजय आलोक जी शाइडन-फ्रोइडा से ग्रसित हैं और सुचारिता जी परेशान होगी तो इनको बड़ा मजा आएगा।
तो भारतीय जनता पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो शाइडन-फ्रोइडा नामक मेडिकल कंडीशन से बहुत ज्यादा ग्रसित है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब देखते हैं ना कि देश की जनता को लाइन में लगा देखते हैं तो उनको बड़ा मजा आता है। अचानक टीवी पर आते हैं शाम को और बोलते हैं कल से साहब 500 और 1000 के नोट जो बंद हो जाएंगे, और देश की जनता को अरे भाई वो जो लाइन में सुनिए दिमाग में हावी हो जाता है। सुनिए अगर लोग लाइन में लगे हैं और ये एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, जानकारी दे रहे हैं, तो वो इसीलिए दे रहे हैं कि देश के संसाधनों पे हमारा हक है। फराज साहब आपका है, अजय जी का है, मेरा है, घुसपैठियों का तो नहीं है। या फिर उन्हें देते रहे, उन्हें अधिकार भी दे। पूरी बात होने दी ना। हाँ देखिए ये मैं सुनिए सुचरिता जी, मैं क्यों बोल रहा हूं ये नौटंकी करते हैं। ठीक है। मैं इसलिए ये बोलता हूं कि नौटंकी करते हैं कि कभी लखनऊ की मेयर बोलती है कि लखनऊ में 2 लाख घुसपैठिए आ गए, हाँ। फिर वो अपने बयान से बैक ट्रैक कर जाती हैं कि नहीं 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 मेरा मतलब ये नहीं था। और ये लीडिंग समाचार पत्रों में सब आता है कि पहले मेयर साहिबा बोलती है कि लखनऊ में साहब इतने घुसपैठिए आ गए, और फिर बोलती है नहीं 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 ये बयान जो है वो गलत हो गया। अब इसको कहिए, मैं आपको डेट बता दूंगा। हिंदुस्तान टाइम्स के पेज नंबर 3 पर यह खबर आई थी। एक हाँ। गंभीर सवाल और है, उसके बाद में आप मेरे पास में आइएगा। 2015 में आपका कौन सा सवाल गंभीर नहीं है? इस देश में बन चुकी थी। आज से सुनिए, अब आज से ठीक 10 साल पहले भारत और बांग्लादेश के बीच में एक भूमि समझौता होता है। ये देश की जनता को नहीं पता है, आपके माध्यम से देश की जनता के बीच में जाना चाहिए जी। और वो भूमि समझौते के तहत कुछ जमीन के टुकड़ों का आदान प्रदान भारत और बांग्लादेश से होता है। और उसमें ये मैं बोल रहा था ना नौटंकी करते हैं, मैं बता रहा हूं, मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। और इसमें यह ऑप्शन दिया गया कि साहब आपको अगर बांग्लादेश की नागरिकता लेनी हो तो ले लीजिए, या इंडिया की नागरिकता को लेना हो ले लीजिए। उसमें कुछ लोगों ने इंडिया की भारत की नागरिकता ली। जब वो हरियाणा में वहां पर पुलिस ने कहा नहीं नहीं तुम यहां से कहा गए, अब वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है कि विश्व गुरु ने ये समझौता किया था, जमीन के टुकड़ों का आदान प्रदान किया था। नहीं 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 तुम घुसपैठी हो, तुम बाहर निकलो। अच्छा हर्षवर्धन जी तो उसको लेकर के फिर वापस आपने जो बात बोली, नौटंकी ड्रामा, नहीं ये नौटंकी ड्रामा और कुछ ये नौटंकी है, ये ड्रामा है, ये नहीं चलेगा इस देश में। ये कहते जाएंगे विपक्ष, मुझे पता है अब 2026 में बंगाल का चुनाव आएगा, जबकि घुसपैठ की समस्या को खुद ममता बनर्जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बहुत बड़ी आपदा बता चुकी हैं। ये हकीकत है, लेकिन तब भी ये अभी ड्रामा कैसे हो गया, जरा समझाइए इसे। नहीं सुचेता जी, मैं तो उम्मीद कर रहा था और फराज किदवई जी के जवाब की प्रतीक्षा में कर रहा था, आप भी कर रही होंगी। मिला क्या जवाब? आप एनआरसी पूछ रही थी, वो जाने क्या तीर घाट मीर घाट पता नहीं कहां चले गए। कुछ खोज खाज के लाए तो अजय आलोक जी चूंकि डॉक्टर हैं, उसके जानकार हैं, ये नहीं जानकार हैं, तो कुछ खोज के ऐसा बताए जिससे लोग समझें कि उनके जानकार हैं। लेकिन भैया ये उसका मुकाबला नहीं था, ये जवाब आपको देना था कि एनआरसी में क्या दिक्कत है। और एसआईआर वोट काटने या जोड़ने के लिए नहीं है, प्योरीफाई करने के लिए, शुद्धिकरण। लेकिन एक जरूरी बात, मैं इतनी देर से बहस देख रहा हूं, क्या इन प्रवक्ताओं को, इन पार्टियों के नेताओं को पता है कि पिछले 6 महीने में पार्टियों के फीडबैक के आधार पर चुनाव आयोग 2 दर्जन से अधिक सुधार कर चुका है? क्या इनमें से किसी को ये जानकारी है? और टीएमसी के भी जो अभी प्रतिनिधि गए थे, जो नेताजी लोग गए थे, उनको भी कोई दिक्कत नहीं दिखी, कोई भी ऐसी बात नहीं बता पाए। अब दिक्कत है कि स्वयं प्रकाश जी स्वयं के अलावा तथ्यों पर प्रकाश कभी नहीं डालते।